नमस्कार, मैं हूं राजेश। क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहां पर आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज की खबरें लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो अब सोलर मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसरो ने आदित्य-11 नाम से अपने सोलर मिशन के लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इसरो 2 सितंबर को आदित्य-11 का लॉन्च करेगा। इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य-11 को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से PSLV एक्सएल रॉकेट से लॉन्च करेगा। आदित्य-11 सूर्य का अध्ययन करने वाला यह पहला स्पेस इंडियन लेबोरेटरी होगा और इसे सूर्य के चारों तरफ बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आदित्ययान 11 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह निकलता है कि जब आदित्य-11 वहां पहुंचेगा तो वो सूर्य की तरफ से जो कोरोना निकलता है, जो रेज निकलते हैं और उसमें जो टेम्परेचर आता है, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेगा और जो डाटा मिलेगा वो इसरो को धरती पर भेजेगा। 11 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और यहां तक पहुंचने में इसे 120 दिन यानी 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य-11 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिकल पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड को विकसित किया है। अब बात करेंगे पेलोड्स को जो सोलर मिशन 11 के साथ स्पेस में जाने वाला है। आदित्य-11 अपने साथ 7 पेलोड्स लेकर जाएगा। पहला है VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है और यह सूरज की HD फोटो लेगा। इसके बाद नंबर आता है PAPA का। PAPA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। PAPA यह भी पता लगाएगा कि इन हवाओं में कितनी गर्मी है। साथ ही यह चार्ज्ड कणों यानी आयंस के वजन का भी पता लगाएगा। और अब बात करते हैं बाकी पेलोड्स के बारे में। सबसे पहले यह है SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है और यह सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा। उसके बाद नंबर आता है SOLEXS का। यह सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह पेलोड सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा। साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी ये अध्ययन कर इसके डाटा को इसरो को भेजेगा। अब नंबर आता है HEL1OS का यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक ऐसा हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो वहां से निकलने वाली एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा और फिर सारे डाटा कलेक्ट कर इसरो को भेजेगा। और अब बात करते हैं दूसरे पेलोड एस्पेक्स के बारे में। एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पेलोड्स हैं। पहला SWIS यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर जो कम ऊर्जा वाले स्पेक्ट्रोमीटर हैं और यह सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। इसके बाद दूसरा आता है स्टेप्स यानी सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। यह सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेंगे। और अब नंबर है MAG यानी एडवांस ट्राई एक्सियल
हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स का। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इसमें मैग्नेटिक सेंसर्स के 2 सेट लगे हैं। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकले रहेंगे। और अगली खबर हमने लिया है नेशनल वॉर मेमोरियल से और हमारे वीर सैनिकों के बारे में। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एनसीईआरटी के 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस साल से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि के नाम से शामिल किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस एवं बलिदान के मूल्यों को निरूपित करना है तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इस अध्याय में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की सेवा में सशस्त्र बलों के वीरों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के अलावा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के इतिहास, महत्व और अवधारणा को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह लोगों के बीच बलिदान और राष्ट्रीय भावना पैदा करने और राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को समुचित श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित किया गया है। दिल्ली में इंडिया गेट पे बना यह 40 एकड़ की भूमि पर यह वॉर मेमोरियल आपको अब तक लड़े गए सभी युद्धों की शौर्य गाथा की कहानियां सुनाते हैं। स्मारक में सन 47 के बाद हुए युद्धों में शहीद 25,000 से ज्यादा सैनिकों के नाम लिखे गए हैं और इसमें शहीदों के नाम के अलावा 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। 6 भुजाओं के आकार में निर्मित इस मेमोरियल के केंद्र में एक 15 मीटर ऊंचा स्तंभ बनाया गया है। यह स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और शहीदों के नाम दीवार की ईंटों में अंकित किए गए हैं। और अगली खबर तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फिल्म स्टार एनटी रामाराव से जुड़ी हुई है। एनटी रामाराव पर स्मारक सिक्का जारी किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 28 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय एनटी रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया है। उन्होंने अपने अभिनय से रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों को सजीव बना दिया और उनके द्वारा निभाई गई भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमिकाएं इतनी जीवंत हो गई थी कि लोगों ने एनटीआर की पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने यह भी कहा, एनटीआर ने अपने अभिनय के माध्यम से आम लोगों की पीड़ा की भी अभिव्यक्ति की थी। उन्होंने यह भी कहा, अपनी एक फिल्म मनुशुलता ओकट्टे अर्थात सभी मनुष्य समान है के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता का संदेश फैलाया था। राष्ट्रपति ने कहा कि एक लोक सेवक और एक जन नेता के रूप में एनटीआर की लोकप्रियता व्यापक थी। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत से भारतीय राजनीति में एक विशेष मुकाम पाया था। उन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। और अब बात करेंगे अमृत रक्षकों की। सशस्त्र बलों में नौकरी पाने वालों को अब अमृत रक्षक कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2023 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित
8वें रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आप इस अमृत काल के अमृत रक्षक हैं। 8वें रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के इस अमृत काल में आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। इस रोजगार मेले के आयोजन के माध्यम से गृह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनसीबी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती करेगा। पूरे देश से चुने गए नए रंग रूट गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न पुलिस बलों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और नॉन जनरल ड्यूटी कैडर जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती होंगे। और अब एक दुखद खबर, दरबार साहिब के पूर्व मुख्य ग्रंथी साहिब ज्ञानी जगतार सिंह का निधन हो गया है। पंजाब के अमृतसर में सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब के पूर्व मुख्य ग्रंथी साहिब ज्ञानी जगतार सिंह का निधन हो गया। पिछले साल 26 नवंबर को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन कर जगतार सिंह को सेवानिवृत्ति दी थी। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के मुंशी और मुख्य मुंशी के रूप में दुनिया भर में धार्मिक सिख आयोजनों को संबोधित किया करते थे ज्ञानी जगतार सिंह। इसके पहले जगतार सिंह ने पहले अखंड पाठी और फिर ग्रंथी की सेवा निभाई थी, जिसके बाद उन्हें श्री दरबार साहिब के ग्रंथी के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में हेड ग्रंथी के रूप में गुरु और पंथ की उन्होंने सेवा की। और अब बात करेंगे हरियाणा में आरक्षण के बारे में हुए फैसले की। हरियाणा में पदोन्नति में अब मिलेगा 20% का आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 28 अगस्त 2023 को समूह ए और बी के सरकारी पदों के लिए पदोन्नति में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 20% के आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके पहले यह रिजर्वेशन ग्रुप सी और डी के पदों तक ही सीमित था। इसका मतलब यह निकलता है कि हरियाणा में जो पहले आरक्षण व्यवस्था मौजूद थी वहां पदोन्नति में उसमें जो ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी हैं वो उनमें शामिल नहीं थे, यानी उन्हें प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो नई घोषणा की गई है, नया ऐलान किया गया है, उसमें अब जब प्रमोशन की लिस्ट बनेगी तो अब ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के अलावा राज्य में ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, एससी वर्ग के हैं, उन्हें भी अब प्रमोशन में इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा में यह घोषणा करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा था कि सभी कैडरों में शेड्यूल कास्ट की भागीदारी की जांच करें और उसके बाद ये समुचित व्यवस्था करें कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो सबको बराबर उसमें मौका मिले। और इसीलिए डाटा का विश्लेषण करने के बाद ये कोटा लागू किया जा रहा है। यानी मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद से कि राज्यों में, सभी राज्यों में रिजर्वेशन में समुचित व्यवस्था हो शेड्यूल कास्ट के लोगों की और वो बराबर उन्हें भागीदारी मिले, इसीलिए अब ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए भी 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी तक के लिए इतना ही। हम फिर वापस आएंगे, ऐसे ही खबरें लेकर आएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।